तो अनीस नाम के मुस्लिम व्यक्ति ने उनको अपनी बिल्डिंग के अंदर, अपने मकान के अंदर खींच लिया, वहां पे उनको खाना दिया, वहां पे उनकी सुरक्षा करी। भाई सारे भाइयों ने सबसे पहला हाथ जोड़कर राम राम है, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, सारा है हमारी तरफ से जय किसान जय भारत। साथियों आपने देखा होगा, वैसे ज्यादातर मैं सोशल मीडिया पे लाइव वगैरह, ज्यादातर सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव नहीं रहता, क्योंकि मेरा मानना है कि, और हमने प्रैक्टिकल भी देखा है कि सरकार की तरफ से चाहे कोई सच्ची खबर हो, झूठी खबर हो, कोई चला दी जावे, वह सोशल मीडिया पे पूरी वायरल कर दी जावे है, वह सोशल मीडिया पे सरकार की पोस्टों की रीच कई गुना बढ़ा दी जावे है। चाहे वो सरकार की पोस्टों में किसी भी तरह की बात हो, उसको बढ़ा दिया जाता है आगे। और जो हमारे और आप जैसे लोग जो भाईचारे की बात करते हैं, जो मुद्दों की बात करते हैं, जो देश की बात करते हैं, जो शांति की बात करते हैं, अक्सर उनकी पोस्टों को बहुत ज्यादा दबा दिया जाता है, उनकी रीच लगभग जीरो कर दी जाती है। और खासकर से किसान आंदोलन के दौरान और किसान आंदोलन के बाद से हमारी पोस्ट तो पूरी तरीके से जीरो कर दी गई है, उनकी रीच खत्म कर दी गई है। लेकिन आज कई साथियों ने कहा कि आपको फेसबुक पर आना चाहिए और इस मुद्दे पर बोलना चाहिए, और एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण कारण था जिसकी वजह से फेसबुक लाइव आए हैं, फेसबुक पर आपसे बात कर रहे हैं। आज साथियों द हिंदू अखबार में एक खबर पढ़ी। जब उस खबर के शुरुआत में पढ़ा तो मन को, दिल को थोड़ी तसल्ली हुई, और जब उस खबर का बिल्कुल एंड पढ़ा तो मन बहुत परेशान और व्यथित हुआ, बेचैन हुआ। मसला यह था, द हिंदू अखबार ने आज एक खबर छापी है, जिस खबर में उन्होंने यह कहा कि जिस दिन नूह में हिंसा हुई थी, नूह में पथराव हुआ था, उस दिन हिसार के एक व्यक्ति अपने दो दोस्तों के साथ, जिनका नाम है रविंदर फोगाट, वो अपनी गाड़ी में वहां से जा रहे थे और अचानक से कुछ लोग हिंसा करते हुए पूरी एक भीड़ सामने से आ गई। तो जो रविंदर फोगाट वहां पे जो कोई काम, कोई टेंडर लेने गए हुए थे, वो ठेकेदारी का काम करते हैं और वो सरकार के भी, बीजेपी के भी कुछ नेताओं से जुड़े हुए हैं। तो जब उन्होंने देखा कि सामने से एक भीड़ आ रही है तो वो अपनी गाड़ी से उतरे और पास में ही एक 3 मंजिल का एक बिल्डिंग थी, एक मकान था, एक मुस्लिम व्यक्ति का जिसका नाम था अनीस। तो वो रविंदर फोगाट और उनके दोस्त, जब उन्होंने भीड़ को देखा और वो जैसे साइड में हुए, तो अनीस नाम के मुस्लिम व्यक्ति ने उनको अपनी बिल्डिंग के अंदर, अपने मकान के अंदर खींच लिया, वहां पे उनको खाना दिया, वहां पे उनकी सुरक्षा करी, वहां पे उनका ध्यान रखा। और जब हिंसा खत्म हो गई, जब वहां टकराव खत्म हो गया, तो उसके बाद वो अनीस नाम का मुस्लिम व्यक्ति रविंदर फोगाट और उनके दोस्तों को अपनी गाड़ी से वहां से निकाल के सुरक्षित स्थान पे पहुंचा के आया। और जब उनको ड्रॉप किया तो रविंदर फोगाट ने और उनके 2 दोस्तों ने उनका, अनीस का बहुत धन्यवाद किया और कहा कि जब भी आप हिसार साइड आओ तो हमारे घर जरूर आना, और अपना फोन नंबर देके चले गए। लेकिन उसके 2 दिन बाद ही अचानक से अनीस ने रविंदर फोगाट को फोन किया और कहा कि जी हमने तो आपको प्रोटेक्ट किया था, हमने तो आपको बचाया था, हमने तो लोगों को बचाने की कोशिश करी, लेकिन प्रशासन यहां पे बुलडोजर लेके, मशीनें लेके आ गया और मेरी 3 मंजिल की बिल्डिंग को गिरा रहा है। रविंदर फोगाट को भी बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने द हिंदू रिपोर्ट के अनुसार, द हिंदू अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, रविंदर फोगाट ने वहां कंसर्न्ड थाने में इन्फॉर्म किया कि भाई ये अनीस तो लोगों को बचाने में शामिल थे, ये दंगा करने में या पत्थरबाजी करने में शामिल नहीं थे। उन्होंने एसपी को भी वॉइस मैसेज भेजा और वहां नूह में जो बीजेपी के नेता हैं उनको भी फोन करके कहा कि भाई ये तो बचाने वालों में शामिल थे, अनीस के घर पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, उनके घर को मत तोड़िए। लेकिन तब तक उनके घर को सरकार की बुलडोजर ने, खट्टर सरकार की बुलडोजर ने उनके घर को तहस नहस कर दिया था, पूरे तरीके से उनके घर को खत्म कर दिया। जो व्यक्ति दंगे के समय में अपनी जान को हथेली पे रख के आम लोगों को बचाने में लगा हुआ था, आम लोगों को प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ था, उसके घर को इस बीजेपी सरकार की, खट्टर सरकार की बुलडोजर ने गिरा दिया। यह बड़ा ट्रेंड चल रहा है आजकल। यूपी से शुरू हुआ बुलडोजर का ट्रेंड,
मन करता है किसी के घर को भी गिरा देते हैं। फिर ये मध्य प्रदेश में ये ट्रेंड चला गया, बुलडोजर ट्रेंड, गुजरात में चला गया, दिल्ली में चला गया और भी हरियाणा में आ गया। मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूं साथियों, हमारे देश में कानून है, हमारे देश में संविधान है, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है। ऐसे मामलों में हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है यह समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जो ये 3-4 दिन तक लगातार मेवात और नूह में सरकार ने अपना बुलडोजर चलाया और सैकड़ों बिल्डिंगें गिरा दी लोगों की, उसके बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने ही स्वयं उस मामले पर संज्ञान लेते हुए सरकार को आदेश दिया कि आप इस तोड़फोड़ को बंद कीजिए। तो यह जानना बड़ा जरूरी है कि हमारे देश के कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के केस में, जो 1985 का केस था, उसके बाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ लुधियाना वर्सेस इंद्रजीत सिंह के केस में यह स्पष्ट कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है, अपनी ऐतिहासिक जजमेंट में कहा है कि बेशक किसी व्यक्ति ने इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखी हो, इलीगल कंस्ट्रक्शन को गिराए जाने से पहले उस व्यक्ति को नोटिस दिया जाना जरूरी है और नोटिस देने के बाद इलीगल कंस्ट्रक्शन के आरोपी को अपना पक्ष रखने का भी समय दिया जाना चाहिए और उसके बाद कोई कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहां पे सरकार ना कोई नोटिस दे रही है, ना किसी सामने वाले को अपना पक्ष रखने का समय दे रही है, सीधा बुलडोजर जाता है, किसी को भी बिल्डिंग को भी गिरा देता है। और एक और बात साथियों, 1957 में दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, उसमें भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो इलीगल कंस्ट्रक्शन को गिराने से पहले नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद इलीगल कंस्ट्रक्शन करने के आरोपी को अपना पक्ष रखने का समय दिया जाएगा। 1979 में जब कॉन्स्टिट्यूशन में 44th अमेंडमेंट हुआ तो उस अमेंडमेंट के जरिए जो राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से तो हटा दिया गया, लेकिन जो आर्टिकल 300A इंट्रोड्यूस किया गया उसके माध्यम से राइट टू प्रॉपर्टी को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। यानी राइट टू प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है देश का। 1978 में मेनका गांधी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, जो एक पूरा केस चल रहा था, मेनका गांधी और गवर्नमेंट के जब एक केस चल रहा था तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट दी। मेनका गांधी वर्सेस गवर्नमेंट केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर यह कहा कि जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 के अनुसार कोई भी मामला हो, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई आरोप हो, तो उस व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का पहले पूरा समय दिया जाना चाहिए, उसके बाद कोई कदम उठाया जाना चाहिए। आर्टिकल 21 की स्कोप के बारे में जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्याख्या करी गई। अब साथियों सवाल यह खड़ा होता है, जब हमारे देश में कोर्ट रहा, हमारे देश में पुलिस रही, पुलिस किसी विषय की जांच करेगी, फिर सुप्रीम कोर्ट में उस मामले की सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या अन्य माननीय कोर्ट कोई फैसला लेंगे, उसके बाद कोई कदम उठाया जाना चाहिए। लेकिन यहां पे तो सब कुछ सरकार अपने आप कर देती है। वो ये याद नहीं रखते सरकार वाले, सरकार के मंत्री, सरकार के नेता, सरकार के राजनेता ये ध्यान नहीं रखते कि जब उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली थी तो उन्होंने संविधान की किताब पे कसम खा के शपथ ली थी, उन्होंने किसी धार्मिक किताब पे कसम खा के शपथ नहीं ली थी। तो उनको देश को संविधान और कानून के अनुसार चलाना चाहिए, जो भी हो नहीं रहा है। और हम एक बात कह रहे हैं, मान लीजिए ये मेवात नूह में जो हिंसा हुई है, इस हिंसा के अंदर कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, यह हमारी मांग है। लेकिन वो कार्रवाई एक ड्यू प्रोसेस को फॉलो करने के बाद होनी चाहिए। पुलिस को अपनी जांच करनी चाहिए, जांच के बाद कोर्ट में मामला चलना चाहिए और कोर्ट फिर जो फैसला सुनाए उस फैसले के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन एक ड्यू प्रोसेस फॉलो होनी चाहिए और कोर्ट जो सजा सुनाए उस सजा को लागू होना चाहिए। यह नहीं कि सरकार का जो मन आया, जिसका घर तोड़ने का मन आया उसका घर तोड़ दिया। और मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं, जो कुछ लोगों को ये लग रहा है, कुछ लोग हंस रहे हैं दूसरों का घर टूटते हुए देखकर, मैं उनको ये कहना चाह रहा हूं, अगर आज आप दूसरे का घर टूटते हुए देखकर हंसोगे तो कल इसी बेलगाम सरकार का बुलडोजर आपके घर के बाहर भी खड़ा हो सकता है आपके घर को तोड़ने के लिए। अभी हरियाणा में याद होगा आपको, हरियाणा में क्षतिपूर्ति कानून लेके आए थे।
अगर ये फिर तीसरी बार रिपीट करे, फिर तीसरी बार इनकी सरकार अगर बनती है, तो ये उस क्षतिपूर्ति कानून के आड़ में कोई आंदोलन करेगा, कोई शांतिपूर्ण धरना देगा, उसको भी ये टारगेट करेंगे। तो किसी दूसरे के घर को टूटते हुए देखकर आज आप हंसिए मत। आज आपको हंसने की नहीं, चिंतित होने की जरूरत है कि हमारे देश में कानून और संविधान का पालन नहीं हो रहा है। और अगर सरकार को इतना बुलडोजर चलाने का शौक है, तो हम सरकार से एक बात पूछना चाह रहे हैं कि जिस मोनू मानेसर ने 2 दिन पहले वीडियो डाली उस ब्रजमंडल यात्रा से पहले, जिस मोनू मानेसर के ऊपर आरोप है कि उसने इस साल की शुरुआत में नासिर और जुनैद नाम के 2 व्यक्तियों को जिंदा जला दिया, जिसके ऊपर गंभीर धाराओं में राजस्थान पुलिस द्वारा मामले दर्ज किए गए, और जब राजस्थान पुलिस कार्रवाई करना चाह रही थी तो कुछ हिंदूवादी संगठनों ने पंचायत कर करके यह कहा कि राजस्थान पुलिस को घुसने नहीं देंगे, राजस्थान पुलिस को वापस नहीं जाने देंगे अगर वो घुस गए तो। इस तरीके से कानून को सरेआम उन पंचायतों के माध्यम से जिन्होंने हाथ में लिया था, तो उस समय हरियाणा पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? जब मोनू मानेसर भड़काने के लिए, उकसाने के लिए वीडियो डालता है कि वो जरूर आएगा इस यात्रा में अपनी टीम के साथ, तो उस व्यक्ति के ऊपर बुलडोजर से कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जो बजरंग दल का पिट्टू बजरंगी खुलेआम ये भड़काऊ भाषण दे रहा है कि तुम्हारे जीजा आ रहे हैं, माला तैयार कर लेना, उस बिट्टू बजरंगी के ऊपर सरकार का ये बुलडोजर क्यों नहीं चला? एक मौलाना साद की गुड़गांव में हत्या कर दी गई, तो उसकी हत्या के आरोपियों के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चला? उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर बुलडोजर से कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अरे भाई, सरकार ने शपथ तो संविधान की किताब पे हाथ रख के ली है ना, किसी धार्मिक किताब पे हाथ रख के तो शपथ ली नहीं। और एक और बात, आज के दिन जो ये गोरक्षा के नाम पे जो कई लोग जो ये गुंडागर्दी करते हैं, हम उनको एक बात कह रहे हैं, अरे भाई, गोरक्षा के ऊपर हरियाणा में, पूरे भारत में एक कानून बना हुआ है। उस कानून के अनुसार यदि कोई व्यक्ति गो हत्या में संलिप्त पाया जाता है, तो हरियाणा में, अन्य राज्यों में पुलिस है, सिस्टम है, पुलिस कार्रवाई करे गो हत्या करने वालों पे, पुलिस कार्रवाई करे गो तस्करी करने वालों पे। यह क्या मतलब हुआ? कोई भी 10 लोगों का झुंड इकट्ठा हुआ और गोरक्षा के नाम पे वो कुछ भी करेंगे, हाथों में बंदूक लहराते हैं। ब्रजमंडल यात्रा जब ये हो रही थी, बहुत सारी वीडियो सामने आई जिसमें यात्रा करने वाले अपने हाथों में लाठियां, बंदूकें लेके गए हुए थे। हमारी क्लियर मांग है, हम स्पष्ट ये मांग करते हैं कि गलत करने वाला, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, जिसने गलत किया है, जिसने हिंसा की है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो कार्रवाई देश के संविधान और कानून के अनुसार होनी चाहिए। जो ये बेवजह गोरक्षा के नाम पे जो ये गुंडागर्दी करते हैं, बंदूकें हाथ में लहराते हैं, कार्रवाई इनके ऊपर भी होनी चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत दुनिया के सबसे बड़े बीफ एक्सपोर्टर देशों में शामिल है। बीफ में भैंस के मांस को भी इंक्लूड किया जाता है, गाय के मांस को भी इंक्लूड किया जाता है। वैसे भारत में गौ हत्या पे बैन है, गौ मांस की निर्यात पे बैन है, लेकिन यदि बात करें बीफ की, जिसमें भैंस का मांस भी इंक्लूड होता है, तो बीफ एक्सपोर्ट की जो सबसे बड़ी कंपनी है उसका नाम है अल कबीर। पहले तो आपको सुनने में यह लगेगा कि अल कबीर यानी किसी मुस्लिम की यह कंपनी होगी, लेकिन अल कबीर जो भारत की सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्टर कंपनी है, उसका मालिक है सतीश सबरवाल। दूसरे नंबर की जो सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्टर कंपनी है अरेबियन एक्सपोर्टर, उसका मालिक है सुनील कपूर। चौथे नंबर की जो सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्ट की कंपनी है अल नूर, उसका मालिक है सुनील सूद। तो नाम तो चाहे अल कबीर हो, चाहे नाम कंपनी का अल नूर हो, चाहे नाम कंपनी का अरेबियन एक्सपोर्ट्स हो, नाम तो बिल्कुल मुस्लिम टाइप के रखे हुए हैं, लेकिन मालिक कौन है? सतीश सबरवाल, सुनील कपूर और सुनील सूद, तीनों हिंदू। और एक और महत्वपूर्ण बात साथियों, जैसा मैंने पहले आपको कहा कि हम ज्यादातर ये सोशल मीडिया पे, फेसबुक वगैरह पे हम लाइव नहीं रहते, ना ज्यादा इन पे एक्टिव रहते, क्योंकि ये सरकार के ही प्लेटफॉर्म है, सरकार के दबाव में ही काम करते हैं। हम उसकी जगह
फेसबुक पे ज्यादा बोलने की जगह हम ग्राउंड पे काम करने में विश्वास करते हैं। और पिछले 7-8 दिनों से हम अपनी किसान अधिकार यात्रा के तहत अपने मुद्दों को लेके लगभग 30 से अधिक गांवों में जा चुके हैं और आगे भी कई गांवों में जाएंगे। 10 सितंबर को गोहाना में बड़ी पंचायत भी करेंगे किसानों की, नौजवानों की, पूरे भाईचारे के मुद्दे पे, किसानी और रोजगार के मुद्दे पे। और जिन मुद्दों को हम वहां लेके जा रहे हैं, जिन बातों को हम वहां लेके जा रहे हैं, वो बातें आपसे भी जरा साझा करना चाह रहा हूं। जो पूरी ये मेवात नू में हिंसा और उसके बाद ये बुलडोजर से जो कार्रवाई और जैसे इस मुद्दे को सोशल मीडिया पे प्रेजेंट किया जा रहा है, गोदी मीडिया द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है, हमें यह लग रहा है जो पूरा मसला है वो ये है कि सरकार, वर्तमान बीजेपी की सरकार किसानी के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे, अन्य मुद्दों पे, महंगाई के मुद्दे पे, अर्थव्यवस्था के मुद्दे पे, विदेश नीति के मुद्दे पे, रक्षा नीति के मुद्दे पे पूरे तरीके से फैल हो चुकी है। अगर बात रोजगार की करें, 2014 से पहले मोदी जी ने कहा था कि अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो हर साल 2 करोड़ नए रोजगार दूंगा। लेकिन अभी दिसंबर 2022 में लोकसभा के अंदर सरकार की तरफ से जवाब आया कि पिछले 8 सालों में 22 करोड़ बच्चों ने सरकारी नौकरी के फॉर्म भरे, लेकिन सरकार मात्र 7,22,000 को ही नौकरी दे पाई 8 सालों में, यानी मात्र 0.33% लोगों को ही सरकार नौकरी दे पाई। जिस सरकार ने वादा किया था कि वो सालाना 2 करोड़ नौकरी देगी, वो साल में 1 लाख नौकरी भी नहीं दे पाई। जिस सरकार का वादा था कि 8 सालों में 16 करोड़ नौकरी नहीं देंगे, उन्होंने मात्र 7,22,000 नौकरी दी, जबकि जो फॉर्म भरे गए उन 8 सालों में सरकारी नौकरी के लिए वो 22 करोड़ से भी ज्यादा थे। तो सरकार रोजगार के मुद्दे पे फैल, पूरे तरीके से फ्लॉप। आप आ जाओ खेती के मुद्दे पे। 2012 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के और कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे, तो उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को रिपोर्ट भेजी थी और उस रिपोर्ट में लिखा था कि किसानों के लिए खाली एमएसपी घोषित करने से कुछ नहीं होगा। अगर एमएसपी का लाभ किसानों तक पहुंचाना है तो एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून होना चाहिए। 2014 से पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनी तो किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग का C2+50% फार्मूले के अनुसार फसलों का एमएसपी दिया जाएगा। उस फार्मूले के अनुसार आज गेहूं का समर्थन मूल्य 3,500 रुपए क्विंटल होना चाहिए। लेकिन ना तो एमएसपी गारंटी कानून सरकार ने बनाया, ना ही स्वामीनाथन आयोग की C2+50% फार्मूले के अनुसार रिपोर्ट लागू करी। उल्टा 2015 में सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने एफिडेविट दिया कि वो स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले को लागू नहीं कर सकते। तो किसानी के मुद्दे पे भी पूरे तरीके से फेल। 13 महीने का जब किसान आंदोलन चला तो इस सरकार का कच्चा चिट्ठा, इस सरकार की पूरी पोल खुल गई। इस सरकार का असली किसान विरोधी चरित्र सबके सामने आ गया। तो इन सारे मुद्दों पे सरकार जब फैल हो चुकी है और आगे लोकसभा चुनाव भी है और हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी है, अन्य कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, तो सरकार, ये बीजेपी वाले अपना वही पुराना ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला लेके आए। और वो फार्मूला क्या है कि लोगों को धर्म और जाति के नाम पे बांटो, हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटो। कभी ये धर्म के नाम पे बांटते हैं तो कभी जाति के नाम पे बांटते हैं। और बीजेपी आरएसएस वालों का धर्म और जाति के नाम पे बांटने का पेशा कोई नया नहीं है, इनका ये पेशा बहुत पुराना है। मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि आजादी से पहले जब बंगाल में प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी और उस प्रोविंशियल गवर्नमेंट में 1941-42 में बंगाल की प्रोविंशियल गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर थे AK फजलुल हक। उनकी सरकार में बंगाल की प्रोविंशियल गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर बने थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1941-1942 में। AK फजलुल हक कौन थे? जिन्होंने बाद में लाहौर रेजोल्यूशन पेश किया देश को बांटने के लिए, देश का बंटवारा करने के लिए। जिस AK फजलुल हक ने लाहौर रेजोल्यूशन के माध्यम से देश को बांटने की मांग करी, पाकिस्तान बनाने की मांग करी, देश का बंटवारा किया, वो AK फजलुल हक उस बंगाल की प्रोविंशियल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर था जिस बंगाल की प्रोविंशियल गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। और बाद में वो व्यक्ति AK फजलुल हक 1955-56 में जाके पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर भी बना। जब देश आजादी के आंदोलन की लड़ाई लड़ रहा था तो जो लोग आज सत्ता में हैं ये अंग्रेजों के साथ खड़े थे। इन्होंने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, इन्होंने आंदोलनकारियों का साथ नहीं दिया, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। जिनको आज ये वीर सावरकर कहते हैं,
उन सावरकर ने अंग्रेजों से कई बार माफी मांगी थी। तो ये जाति और धर्म के नाम पे बांटने का पेशा इन लोगों का बहुत पुराना है। आजादी से पहले भी उन लोगों की सरकार में इनके बड़े पूर्वज शामिल रहे हैं जिन लोगों ने देश को बांटने जैसी गलत और गंदी तरह की राजनीति करी थी। और अगली बात भाइयों, मुझे आप एक बात बता दो, जो लोग ये हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, आज के दिन एक आंकड़े के अनुसार गल्फ कंट्रीज यानी कतर, कुवैत, सऊदी अरब, यूएई में 22 लाख से अधिक हिंदू रह रहे हैं और करोड़ों भारतीय मुस्लिम कंट्रीज और अन्य क्रिश्चियन कंट्रीज में जाके नौकरी कर रहे हैं और वहां से लाखों करोड़ों रुपए के तौर पे फॉरेन करेंसी भारत में भेजते हैं। कई करोड़ आदमी आज कनाडा, अमेरिका, यूरोप, गल्फ कंट्रीज, अरब कंट्रीज में जाके भारत के नौकरी कर रहे हैं, अपना रोजगार चला रहे हैं, अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपए की फॉरेन करेंसी हर साल भारत में भेजते हैं। उनका परिवार उस नौकरी के आधार पर पल रहा है। अगर वो मुस्लिम कंट्रीज ये कह दें कि भाई हम किसी गैर मुस्लिम को नौकरी नहीं करने देंगे, अगर वो क्रिश्चियन कंट्री ये कह दें कि हम किसी गैर क्रिश्चियन को अपने देश में घुसने नहीं देंगे, तो फिर वो उन करोड़ों लोगों का क्या होगा, उन करोड़ों भारतीय लोगों का क्या होगा जो बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं, उन करोड़ों हिंदू लोगों का क्या होगा जो अरब कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज, पश्चिमी देशों में जाके, वेस्टर्न कंट्रीज में जाके अपना रोजगार कर रहे हैं, अपने परिवार को चला रहे हैं। उस लाखों करोड़ों रुपए की फॉरेन करेंसी का क्या होगा जो हर साल भारत में वो भेजते हैं। तो ये वो दौर चला गया जब धर्म के नाम पे टकराव होते थे, राजनीति होती थी। आज का दौर ये ग्लोबल दौर है जो सबको अपने अंदर शामिल करेगा। जो गांधी जी के सर्वधर्म समभाव की बात करेगा वही आगे चल पाएगा। और एक और बात साथियों, मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूं, आप इस बात को बड़े गौर से सुनिएगा। ये राजनेता रोजाना हिंदू मुस्लिम करते हैं। आपने देखा है किसी राजनेता का बेटा किसी कट्टर संगठन में शामिल हो? क्या देखा आपने कभी? आप बात कर लीजिए, देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उनका बेटा पंकज सिंह विधायक है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, उनका बेटा जय शाह क्रिकेट की संस्था, क्रिकेट की पूरी दुनिया में सबसे अमीर संस्था बीसीसीआई का जनरल सेक्रेटरी है। जय शाह ने ना कभी क्रिकेट खेली, ना वो कभी क्रिकेट का कोच रहा, ना उसको ग्लव्स पहनने आते, ना उसको बैट पकड़ना आता, ना उसको पैड बांधनी आती, वो 1 किलोमीटर की दौड़ नहीं लगा पाएगा। उसको बीसीसीआई का जनरल सेक्रेटरी बना दिया जो दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है। और उसी चीज का नतीजा रहा कि 1 साल में जय शाह की प्रॉपर्टी 1600 गुना बढ़ गई थी। कुछ दिन पहले बीजेपी के पुराने लीडर शिवराज सिंह चौहान ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया था कि उनके बेटे ने अमेरिका से एलएलएम की डिग्री हासिल करी और उनको बहुत खुशी हो रही है। दूसरी तरफ जो इन बीजेपी वालों का चचेरा मौसेरा भाई असाउद्दीन ओवैसी, पहले उनके पिता हैदराबाद की सीट से, उनके पिता सुल्तान ओवैसी वहां से चुनाव लड़ते थे, धर्म के नाम पे वोट लेते थे। सुल्तान ओवैसी बुजुर्ग हो गए तो उनके बेटे असाउद्दीन ओवैसी वहां सेट हो गए। इनका भाई अकबरुद्दीन ओवैसी है, वो तेलंगाना की विधानसभा में विधायक है। वो उधर से हिंदू मुसलमान करता है, ये बीजेपी वाले इधर से हिंदू मुसलमान करते हैं। और इनके हिंदू मुसलमान के चक्कर में हमारे और आपके खेती किसानी के, रोजगार के, भाईचारे के, अर्थव्यवस्था के, महंगाई के महत्वपूर्ण मुद्दे गायब कर दिए जाते हैं, वो मुद्दे दबा दिए जाते हैं। तो आपको एक चीज समझनी है, इन राजनेताओं के बेटे तो कोई विधायक है या कोई सांसद है या फिर कोई विधायक या सांसद बनने की लाइन में है। सब इनके राजनेताओं के बच्चे अच्छी जगह सेट हैं। और हमारे और आपके बच्चों को, जिनके हाथ में कलम किताब रोजगार होना चाहिए, उनको ये क्या कह रहे हैं? किसी को कहा जा रहा है तू बजरंग दल में शामिल हो जा, तू विश्व हिंदू परिषद में शामिल हो जा। किसी को ये पीएफआई जो एक मुसलमानों का कट्टर संगठन है, कोई उसमें शामिल कर रहा है। तो ये अपने बच्चों को तो सेट करते हैं, किसान मजदूर के बच्चों को ये कट्टर संगठनों की तरफ धकेलते हैं और उनके हाथ में कलम किताब रोजगार देने की बजाय तलवार, लाठी, डंडे, गोली, बंदूक ये पकड़ा देते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा भाइयों। और जब आप समझोगे, जब आप इस चीज के बारे में जागृत होगे, तब काम चलेगा, अन्यथा काम चलने वाला है नहीं। अब सोचना आपको है। यह पूरा मुद्दा इसलिए सेट किया जा रहा है ताकि जो सरकार
खेती किसानी, रोजगार, महंगाई, अर्थव्यवस्था, विदेश नीति, रक्षा नीति के मामलों पे फैल हो गई पूरे तरीके से। अब उस बीजेपी पार्टी को यह लग रहा है कि जो आगामी लोकसभा और कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, खासकर हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, वहां पे उनको अपनी बुरी हार दिख रही है। इसलिए वो पुराना ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला बोतल से जिन निकाल के लाए हिंदू मुसलमान का। और अब आपको अपने बच्चों को जागरूक करना है कि इस तरह की किसी भी हिंसा में शामिल ना हो, किसी भी इस तरह की हिंसा का शिकार ना बने, किसी भी इस तरह की हिंसा की साजिश में बिल्कुल भी शामिल न हो, उससे दूर रहें और हर संभव हमेशा शांति का पैगाम देने का काम करें, शांति और भाईचारा स्थापित करने की कोशिश करें। क्योंकि जब शांति स्थापित होगी, जब भाईचारा स्थापित होगा, तभी हम सारे आगे बढ़ेंगे, तभी समाज आगे बढ़ेगा और तभी हमारा ये मुल्क भारत हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। बात बढ़िया लगी हो, जिम्मेदारी अब आपकी है इस बात को आगे पहुंचाने की। सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक शेयर करो, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करो। जहां तक हमारी बात है, हम तो पहले ही कह चुके हैं, हमें तो ये लगता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने हमारी रीच तो बिल्कुल जीरो कर रखी है। सरकार के कहने पे हमारी आवाज को तो बिल्कुल दबा रखा है, लेकिन हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो ग्राउंड पे जा रहे हैं। इस महीने की शुरुआत से ही ग्राउंड पे जाने लगे थे। जैसा मैंने पहले बताया, 30 से अधिक गांव में जा चुके हैं। 10 सितंबर से पहले सोनीपत और पानीपत के 300 गांवों में जाएंगे, भाईचारे का संदेश लेके, किसानों के मुद्दे लेके, रोजगार के मुद्दे लेके, और 10 सितंबर को गोहाना की नई अनाज मंडी में बड़ी पंचायत करके बड़ा फैसला लेंगे।